के 2 एग्ज़ाम्पल्स देखे थे हम लोगों ने, ठीक है? 2 अलग-अलग वेइंग मशीन पर वेट किया था एक पर्सन ने, ठीक है? एक घर में और एक जो है जिम में, तो दोनों में जो है 1 पाउंड का डिफरेंस आया था। सो दैट इज़ नेगोशिएबल, मतलब आपको इम्पोर्टेंस क्या बताना था कि कौन सी जगह पे हमको ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी जगह पे ज़्यादा एम्फसाइज़ करना है और कहाँ पे इग्नोर करना है, ये भी समझ में आना ज़रूरी है। सो अगर एक आदमी की बात करेंगे हम लोग, तो उसमें अगर 1 पाउंड का वेरिएशन आ रहा है, सो दैट इज़ एक्सेप्टेबल। बट अगर एक प्रीमेच्योर बेबी की बात कर रहे हैं हम वहाँ पर, ठीक है? अगर उसके वज़न में 1 पाउंड का डिफरेंस आ रहा है, सो दैट इज़ नॉट नेगोशिएबल। वहाँ पे जो है उसको हमको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे दिक्कत है। या तो स्केल में कोई प्रॉब्लम है, या फिर जो है बेबी का वेट एक्चुअली कम हुआ है, ठीक है? ये हेल्थ कंसर्न हो जाएगा फिर। नेक्स्ट अभी हम जो देख रहे हैं वो है गुड मेजरमेंट किसको बोलेंगे, एक अच्छा मेजरमेंट किसको बोलेंगे हम लोग, व्हाट इज़ गुड मेजरमेंट? सो गुड मेजरमेंट इज़ वन दैट कैन बी ट्रस्टेड व्हेन मेकिंग डिसीजंस। जैसा कि अभी मान लीजिए क्या करते हैं, 2 अलग-अलग जगहों पे हम लोग 2 अलग-अलग चीज़ें चेक कर रहे हैं, ठीक? सेम चीज़ चेक कर रहे हैं 2 अलग-अलग मशीन्स के ऊपर, 2 अलग-अलग जगहों के ऊपर, और दोनों की रीडिंग अगर सेम आ रही है, सो दैट इज़ ओके। इसका मतलब क्या है कि दोनों मशीनें बराबर से काम कर रही है और जो रीडिंग्स हमको मिल रही है वो भी एक्यूरेट है। अगर मान लीजिए कि स्पॉट ए के ऊपर जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं उसका रीडिंग कुछ एक आला कुछ अलग आ रहा है, और स्पॉट बी के ऊपर जो मेजरमेंट हम लोग कर रहे हैं उसका रीडिंग कुछ अलग आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, स्पॉट ए के ऊपर जो मशीन रखी हुई है या तो उसमें कुछ डिफेक्ट है, या तो स्पॉट बी के ऊपर जो मशीन रखी हुई है उसमें कुछ डिफेक्ट है। इन शॉर्ट दोनों में से एक जो मशीन है वो बराबर से काम नहीं कर रही, या फिर दोनों मशीन काम नहीं कर रहे बराबर से, ऐसा भी हो सकता है। सो एक अच्छा मेजरमेंट किसको बोलेंगे हम लोग? ऐसा मेजरमेंट जिसके जो भरोसे लायक हो, जिसके ऊपर हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आगे के जो डिसीजंस है वो ले सकते हैं, या आगे का जो कैलकुलेशन है वो ले सकते हैं। उस मेजरमेंट को हम लोग गुड मेजरमेंट बोलेंगे। अब ये गुड मेजरमेंट कब मिलेगा हमको, हमको कैसे पता चलेगा कि मशीन जो रीडिंग दे रही है वो एक्यूरेट ही है, उसमें कोई किसी टाइप का एरर नहीं है? जब हम उसका टाइम टू टाइम कैलिब्रेशन करवाते रहेंगे। हाँ, क्या अब कैलिब्रेशन किसको बोलते हैं, कोई बता सकता है कि व्हाट इज कैलिब्रेशन? The removing of errors from the measuring instrument. वेरी गुड बेटा। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें से एरर को रिमूव करने का जो मेथड होता है उसको बोलते हैं हम लोग कैलिब्रेशन, ठीक है? तो जब तक ये कैलिब्रेशन टाइम टू टाइम होता रहेगा, मैंने आप लोगों को एक लिफ्ट का एग्जांपल दिया था कि लिफ्ट के अंदर जो है अगर आप देखेंगे ना, वहाँ पे मेंटेनेंस का एक चार्ट लगा हुआ होता है कि लास्ट मेंटेनेंस ये डेट को हुआ था और अगला मेंटेनेंस इस डेट को होने वाला है, ठीक है? अगर वो टाइम टू टाइम मेंटेनेंस होता रहेगा तो लिफ्ट का जो परफॉर्मेंस है वो वेल कैलकुलेटेड रहेगा, मतलब उसके अंदर जितने पर्सन के लिए, मान लीजिए बाज़ लिफ्ट में 5 पर्सन या 150 केजी, ठीक है? बाज़ लिफ्ट में 7 पर्सन या फिर 200 केजीज़, तो हर लिफ्ट की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। तो उतने अगर कैपेसिटी के अंदर अगर उसको ऑपरेट करेंगे, सो इट विल वर्क प्रॉपरली, वो ठीक ठीक से काम करेगी। लेकिन अगर बियॉन्ड दैट लिमिट अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे, उससे ज़्यादा अगर उसमें वज़न लगा देंगे, तो फिर उसका काम करने का जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, उसका जो परफॉर्मेंस है वो आगे पीछे हो सकता है, बराबर से नहीं होगा, फेल हो सकती है लिफ्ट, बीच में स्टक भी हो सकती है। ओके, बट अगर रिक्वायर्ड उसके जो पैरामीटर्स हैं, जो लिमिट्स हैं उसके, उन लिमिट्स में अगर हम काम करेंगे तो वो अच्छे से काम करेगी अगले मेंटेनेंस डेट तक। तो ये जो मेंटेनेंस डेट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमको सही मेजरमेंट चाहिए या गुड मेजरमेंट चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा, जितने भी हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है उसका जितना भी लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम मतलब क्या होता है, मान लीजिए आज आपने वर्नियर कैलिपर परचेस किया और उसको आप यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो आफ्टर 3 मंथ्स इट शुड बी कैलिब्रेटेड, ठीक है? तो इस तरीके से हर एक इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग जो है टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद उसको कैलिब्रेट करवाना ज़रूरी होता है। अभी जैसा मैंने 3 महीने का टाइम पीरियड आपको बताया कि 3 महीने ये फिक्स नहीं है। अगर आप 1 महीने में इम्प्रॉपर वे से अगर उसको ऑपरेट कर रहे हो, सही से पकड़ नहीं रहे हो, उसको बार-बार नीचे गिरा रहे हो उसको, तो 1 महीने में ही उसके अंदर एरर आने शुरू हो जाएँगे। तो 1 महीने के बाद ही उसको जो है आपको उसका वो करवाना पड़ेगा, कैलिब्रेशन करवाना पड़ेगा। इस हिसाब से नॉर्मल अगर यूज़ करते हैं हम, या फिर सीधा सही से इस्तेमाल अगर करते हैं उसका, तो 3 महीने तक वो चल जाएगा। अगर इम्प्रॉपर वे में अगर हम करेंगे तो विदिन 1 मंथ जो है आपको उसको कैलिब्रेशन करवाना पड़ेगा। वी जस्ट मेड जजमेंट्स अबाउट द स्केल्स, वी मेक दिस टाइप ऑफ जजमेंट रूटीनली, ठीक है? इस टाइप की जो है चीज़ें चलती रहती है। अब इन द लैब, लैब के अंदर क्या होता है, एनीवन हु वर्क्स इन द लैब मेक्स द जजमेंट अबाउट वेदर मेजरमेंट आर गुड इनफ। अभी देखो,
कैलिब्रेशन हुआ है, इंस्ट्रूमेंट्स में से एरर पूरी तरीके से निकल गया है, ये कौन बताएगा? लैब के अंदर जो काम कर रहा है बंदा वही बताएगा ना। एनीवन हु वर्क्स इन द लैब मेक्स द जजमेंट अबाउट वेदर द मेजरमेंट्स आर गुड इनफ। यानी कि कैलिब्रेशन हो चुका है कि नहीं हो चुका है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है उसके अंदर से एरर्स रिमूव हो चुके हैं या नहीं हो चुके। तो इसका डिसीजन कौन लेगा? लैब के अंदर जो काम कर रहा है आदमी, वो इसका डिसीजन लेगा। तो इस तरीके का जो है आपका वर्नियर कैलिपर होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, दोनों जॉज जब मिक्स होते हैं, दोनों जॉज जब एक दूसरे से टच करते हैं, ये जॉ, ठीक है, ये जॉज हैं, ठीक है, ये दोनों जॉज जब एक दूसरे को टच कर लेंगे तो ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल, अब ये मेन स्केल कौन सी है जिसके ऊपर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 17 लिखा हुआ है ना, ये आपकी मेन स्केल है। फिर उसके बाद वर्नियर स्केल कौन सी है, जिसमें छोटे छोटे जो है उसमें लिखा हुआ है, देखो छोटे फॉन्ट में नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखे हुए हैं। तो ये क्या है, आपकी छोटी वाली जो स्केल है जो जॉ के साथ कनेक्टेड है, लोअर जॉ के साथ जो कनेक्टेड है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्नियर स्केल बोलते हैं इसको, ठीक है। वर्नियर स्केल, देखो यहाँ पे वर्नियर लिखा हुआ है 6 नंबर वर्नियर स्केल। और जो आपकी बड़ी वाली स्केल है जिसके ऊपर 10 से लेकर 17 तक के मार्किंग की गई है, 4 नंबर से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये मेन स्केल, ये क्या है आपकी मेन स्केल है। तो वर्नियर स्केल और मेन स्केल जब दोनों जॉज एक दूसरे को टच कर जाएंगे तो दोनों का जो जीरो है वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड होना चाहिए, ठीक है। तो जीरो स्केल, मेन स्केल का जो है जीरो वाली रीडिंग और वर्नियर स्केल वाली जीरो वाली रीडिंग दोनों मैच होनी चाहिए। कब मैच होनी चाहिए? जब ये जॉज में कोई गैप नहीं रहता है। ये 1 नंबर वाला लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, देखो ये आउटसाइड जॉज, ये दोनों को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे दोनों में जीरो गैप, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से टच कर रहे हैं, बंद कर दिया जैसे ये वाली कंडीशन में। तो देखो यहाँ पे जब दोनों जॉज टच कर जाएंगे एक दूसरे को, इस तरीके से दोनों जॉज अगर एक दूसरे को टच करेंगे तो यहाँ पे क्या रीडिंग आनी चाहिए? जीरो रीडिंग आनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे ये आपका डिजिटल वर्नियर कैलिपर है, इसके दोनों जॉज जो है एक दूसरे से टच कर रहे हैं, है ना, लॉक हो गया, देखो ये टच कर रहे हैं, तो इसमें रीडिंग कितनी आ रही है? 0.00। इस तरीके का जो है सेम ऐसी ही रीडिंग जो है आपको ये वाली कंडीशन में भी आनी चाहिए जब आप इसको बिल्कुल बंद कर देते हैं। अब इसको बंद करने के लिए हमारे पास लॉक नट या फिर लॉक स्क्रू का जो है या फिर एडजस्टमेंट स्क्रू से के नाम से भी इसको जाना जाता है, वो यहाँ पे होता है, देखो ये लॉकिंग स्क्रू। इसको आप लूज और टाइट करके वर्नियर स्केल जो है उसको अप और डाउनवर्ड की डायरेक्शन में उसको मूव कर सकते हो, ये लॉकिंग नट की मदद से। तो एरर आया है आपके वर्नियर स्केल में, कब पता चलेगा? वर्नियर कैलिपर में इसके एरर आया है वो कब पता चलेगा? जब आप ये दोनों जॉज को क्लोज करने के बावजूद ज़ीरो की रीडिंग आपको नहीं मिलती है। वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के साथ कोइंसाइड नहीं होता है, उस केस में आपको समझ जाना है कि अभी आपके वर्नियर कैलिपर में एरर आ चुका है, इसको कैलिब्रेशन की ज़रूरत है। अच्छा चलो, हम इसको सवाल ऐसा भी आना चाहिए, आप लोगों ने ऐसा भी क्वेश्चन पूछना चाहिए कि सर हम इसको कैलिब्रेशन क्यों करवा रहे हैं? इसको जो हम डायरेक्टली हम रिप्लेस भी तो कर सकते हैं, इसको छोड़ देंगे, नया वाला ले लेंगे। तो ऐसा हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये जो होता है वर्नियर कैलिपर ये महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है। अब इसको छोड़कर नया वाला ख़रीद कर लेकर आने में हमको ज़्यादा खर्चा होगा एज़ कम्पेयर अगर हम इसी को कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज में भेजेंगे और इसका कैलिब्रेशन करके मंगवाएंगे, या मेट्रोलॉजिकल लैबोरेटरी में भेजेंगे और वहाँ से इसका कैलिब्रेशन करके मंगवाएंगे, ठीक है। तो उसको जो खर्चा आएगा या उसके जो एक्सपेंसेस हो गए दैट विल बी मच लेसर देन दैट ऑफ द प्राइस ऑफ द न्यू वर्नियर कैलिपर। और जब ये कैलिब्रेशन से जाकर आ जाएगा तो वो बिल्कुल नए जैसे रीडिंग देने लगेगा, उसमें किसी टाइप का एरर नहीं रहेगा, बिल्कुल नए जैसा वो एक्ट करने लगेगा। ओके, दैट इज़ वाई वी आर नॉट गोइंग फॉर रिप्लेसिंग द इंस्ट्रूमेंट, वी आर ऑप्टिंग फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। हम कैलिब्रेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है वो महंगे इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है, उनको स्क्रैप में डाल के नया वाला लेकर हमको जो है फिर वो उसमें प्रॉफिट नहीं होगा, या फिर उसमें हमारा जो है ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाएगा। तो हर इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहता है कि उसको कम से कम खर्चा करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उसमें आए। तो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका अल्टरनेट मेथड या अल्टरनेट वे क्या है हमारे पास कि इसको कैलिब्रेट करवाओ या इसका कैलिब्रेशन करवाओ। और जो लेबोरेटरी वाला है उसने जो है उसका जो सारा प्रोसेस था वो सारा प्रोसेस कर लिया है। उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट है या हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये ओके हुआ है कि नहीं हुआ, ये डिसीजन किसके हाथ में है? द पर्सन हु इज़ वर्किंग इन द लैब। जो आदमी लैब के अंदर काम कर रहा है उसके हाथ में ये डिसीजन है कि
हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका कैलिब्रेशन अभी हो चुका है, और कैलिब्रेशन होने के बाद हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो बताने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? ये जो आदमी लैब के अंदर काम कर रहा है उसके ऊपर है। बट ऑफन द जजमेंट आर मेड सबकॉन्शियसली, उसमें भी गलती हो सकती है। अब जो पर्सन डिसीजन ले रहा है उसमें भी गलती आ सकती है, डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल। अभी मान लीजिए कि लैब के अंदर दो अलग अलग आदमी काम कर रहे हैं। एक आदमी बोलेगा कि चलो ठीक है इसमें से एरर निकल गया, अभी इसमें कोई एरर नहीं। उसी लैब का जो दूसरा आदमी है, दूसरा जो वर्कर है, वो ये बोल सकता है कि नहीं नहीं इसमें अभी एरर बाकी है, इसमें से पूरा एरर नहीं निकला, 0.001 का एरर इसमें अभी भी बाकी है, इस पर काम और करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है, कोइंसाइड हो सकता है। ठीक है, want to make decision कॉन्शियस और कंसिस्टेंट। अभी जो डिसीजंस होने चाहिए आपके कैसे होने चाहिए? कॉन्शियस होने चाहिए। कॉन्शियस मतलब क्या है? अभी देखो जो कंपनीज में जॉब होते हैं या फिर जो मेट्रोलॉजिकल लैबोरेटरीज में जो जॉब होते हैं वो कितना 8 आवर्स का शिफ्ट या फिर 12 आवर्स के शिफ्ट के अंदर काम होता है इसमें। अब 12 आवर्स में क्या होता है, जब आदमी वर्कर नया नया आता है, मतलब नया नया मतलब क्या है, फ्रेश मॉर्निंग में आया है, तो मॉर्निंग में क्या रहेगा, एकदम फ्रेश रहेगा, वो फुल जो है अपने डेडिकेशन के साथ काम करेगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम लैप्स होता जाएगा, जैसे जैसे टाइम जो है आपका पास होता जाएगा, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, वो उसके अंदर टायर्डनेस आता जाएगा, वो थकता जाएगा। तो उसकी जो इफ़िशियंसी है, काम करने की जो एबिलिटी है या एफिशिएंसी है, वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। बराबर है, होता है ऐसा? Yes. हाँ, तो अभी आपका ही एग्जांपल मैं देता हूँ। आप लोग जब लेक्चर ज्वाइन करते हो तो शुरुआत में 10 मिनट 15 मिनट क्या होता है, आपका ध्यान बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे जो है 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, तो वैसे वैसे आपका क्या होता है, माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, लूज़ होने लगता है, या आप थकने लगते हो। तो वैसे ही जो है सेम चीज़ जो है यहाँ पे वर्कर्स के साथ भी होती है, जो काम करते हैं आदमी, उन पर्सनस के साथ भी होती है यही सेम दिक्कत। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉन्शियसनेस होना चाहिए। बीच बीच में उसको जो है थोड़ा सा ब्रेक लेते रहना चाहिए, या फिर जो है उसके लिए सफिशिएंट एयर और सफिशिएंट लाइट का जो है वहाँ पे प्रोविज़न होना चाहिए जहाँ पे वो काम कर रहा है, उसका जो वर्किंग स्पेस है जिसको हम लोग शॉप फ्लोर बोलते हैं। ठीक है, टेक्निकल टर्म में जिस जगह पे काम किया जाता है उसको शॉप फ्लोर कहा जाता है। तो उस फ्लोर के ऊपर एडिक्वेट लाइटिंग, रोशनी होनी चाहिए, एयर का सर्कुलेशन प्रॉपर वे में होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, उसका जो वो थकना होता है ना, जो वर्कर जो थक जाते हैं, क्यों वो थकते हैं आमतौर पे, ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है, एयर अगर प्रॉपर वे में अगर वहाँ पे नहीं मिल रही है उसको, फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है उसको, सो इन दैट केस ही विल गेट रिटार्डेड इन ए स्मॉलर टाइम। छोटे से ड्यूरेशन में वो क्या हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन का सप्लाई अगर जहाँ पे वो काम कर रहा है उसका जो वर्किंग स्पेस है, वर्किंग एरिया है, अगर उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है उसको प्रॉपर वे में, तो वो थक जाएगा जल्दी। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कॉन्शियसनेस को मेंटेन करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें अगर यहाँ पे उसको फॉलो करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, तो कॉन्शियसनेस यहाँ पे मेंटेन हो सकता है। देन उसके बाद कंसिस्टेंट बोले तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, जिस तरीके से मैंने बताया था कि मॉर्निंग में जब आता है वो शिफ्ट में, तब वो फ्रेश रहता है, तो वही फ्रेशनेस जो है मेंटेन रहनी चाहिए टिल द एंड ऑफ द शिफ्ट। जब उसका शिफ्ट एंड होता है तब तक यही सेम कंसिस्टेंसी उसकी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस होना चाहिए, इसको बोलेंगे हम लोग कंसिस्टेंसी। काम करने की जो एबिलिटी है, जैसा वो मॉर्निंग में जब आया था फ्रेश, जब ऐसे जैसी एबिलिटी थी उसकी वैसे ही सेम एबिलिटी उसकी शिफ्ट एंड होने तक रहनी चाहिए, इसको हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंसी। आए दोनों चीज़ें समझ में, कॉन्शियसनेस और कंसिस्टेंसी। देन क्वालिटी सिस्टम। अभी क्वालिटी सिस्टम क्या है, जैसा हमने मॉर्निंग वाले सेशन में भी देखा था कि हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं QA QC डिपार्टमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। ये जिस कंपनी में रहेगा उसके जो प्रोडक्ट रहेगा, उसकी जो क्वालिटी रहेगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी वो सुपीरियर रहेगी, वो अच्छी रहेगी। जिस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में QA QC का डिपार्टमेंट नहीं रहेगा या फिर क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए कोई लोग नहीं रहेंगे, असाइंड लोग नहीं रहेंगे, तो वहाँ के प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब क्वालिटी सिस्टम किस तरीके से काम करता है, ऑल लैबोरेटरी क्वालिटी सिस्टम आर कंसर्न विद द मेजरमेंट, ऑल वांट गुड मेजरमेंट, सम लैंग्वेज इज कोटेड इन योर लैब मैनुअल। अब यहाँ पे देखो, क्वालिटी को फॉलो करने के लिए हर लैब के अंदर अपना एक मैनुअल दिया हुआ होता है, उनको सब चीज़ बताई हुई होती है कि क्या कैसे करना है, क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस जिसको बोलेंगे ना हम लोग, इंस्ट्रक्शंस, वो सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए थे। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से आपका प्रैक्टिकल का एक मैनुअल आपको मिला होगा,
अब उस मैनुअल में भी जो है आपके सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट का अलग अलग मैनुअल आता है, भी आपको प्रैक्टिकल का मैनुअल जो रहेगा हर सब्जेक्ट का अलग अलग रहेगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे सिर्फ मेरे 2 सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो 2 सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा रहा हूँ, मेट्रोलॉजी और मटेरियल्स। तो उन दोनों सब्जेक्ट का मैनुअल मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखा है। तो उस मैनुअल में क्या है, मतलब मैनुअल किसको बोलते हैं? मैनुअल मतलब मैनुअल का दूसरा नाम क्या है? गाइड है, यूज़र गाइड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब यूज़र गाइड या फिर मैनुअल किसको बोलते हैं कि उसमें सारे प्रोसीजर दिए हुए थे स्टेप बाय स्टेप। अगर कोई न्यू कमर या फिर ऐसा पर्सन जिसको ये सारी चीज़ें टेक्निकल टर्म्स पता नहीं है, अगर उसको भी वो चीज़ करना है, ऑपरेट करना है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो उसके हिसाब से वहाँ पे एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में जो है इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए थे, जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर समझाया होता है। उस बुकलेट को क्या बोलते हैं हम लोग? मैनुअल के नाम से बुलाते हैं उसको, या फिर यूज़र मैनुअल भी बोलते हैं उसको। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, लैब मैनुअल दिया हुआ है। वो लैब मैनुअल क्या करता है, जो भी काम कर रहा है वर्कर लेबोरेटरी के अंदर, जो आपकी मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी है या फिर जो कैलिब्रेशन लेबोरेटरी है, उसके अंदर जो भी वर्कर काम कर रहा है वो लैब मैनुअल को ही फॉलो करेगा, और उसके हिसाब से जो है आपका सारा जो है कैलिब्रेशन का प्रोसेस कैरी आउट करेगा। इसकी वजह से जो आपको क्वालिटी मिलेगी वो अच्छी मिलेगी। नाउ व्हाट इज़ द नीड? अवेयरनेस ऑफ इश्यूज so can make good measurement, language to discuss measurement, tools to evaluate measurement। अभी कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज के अंदर भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, टूल्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। उसके अंदर तो एरर नहीं आ गया, वो सारी चीज़ भी पता करना ज़रूरी होती है। देन उसके टर्मिनोलॉजीज, लैंग्वेज टू डिस्कस मेजरमेंट, टर्मिनोलॉजीज लेबोरेटरी के अंदर जो है हर जगह पे अलग अलग टर्म्स यूज़ होते हैं। अभी अगर आप देखोगे इंजीनियरिंग के अंदर टर्मिनोलॉजी हर चीज़ की बिल्कुल अलग होती है ना, हर चीज़ को अलग नाम से बुलाया जाता है, और यही नाम सबको पता होता है। इंजीनियरिंग के फील्ड में या फिर इंडस्ट्रीज़ में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी का ही इस्तेमाल होता है, और उसी टर्म से अगर आप उसको बुलाओगे तो पता चलेगा। वरना दूसरे नाम से अगर उसको बुलाओगे आप, नॉर्मल नॉन टेक्निकल नेम से अगर आप उसको बुलाओगे तो आगे वाले को पता ही नहीं चलेगा आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, या कौन से पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो टर्मिनोलॉजी है, जो लैंग्वेज है हमारी टेक्निकल लैंग्वेज, इसके ऊपर हैंड होना ज़रूरी है, या ये आपको पता रहना ज़रूरी है। देन मेट्रोलॉजी वोकैबुलरी, वेरी प्रिसाइज साइंस विथ इम्प्रेशन वोकैबुलरी, प्रिसाइज हैज सेवरल प्रिसीजन मीनिंग्स दैट आर विदाउट अनसर्टेनिटी और डिफरेंट। अभी एक्यूरेसी और प्रिसीजन किसको बोलते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये 2 टर्म्स है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। तो इस तरीके की जो टर्मिनोलॉजी है, ये वोकैबुलरी आपको डेवलप करना ज़रूरी है। ओके, वर्ड्स हैव मल्टीपल मीनिंग्स बट स्पेसिफिक मीनिंग्स। अभी देखो आमतौर पे प्रिसीजन का ही यहाँ पे एग्जांपल दे दो कि प्रिसीजन के अलग अलग मायने हैं, और अनसर्टेनिटी को भी बोलते हैं, अलग अलग डिफरेंट को भी बोलते हैं यहाँ पे। दूसरा जो है प्रिसाइज, ज़्यादा एक्यूरेट को भी बोलते हैं हम लोग। तो ये हर अभी इस वर्ड के जो है ना अलग अलग मीनिंग्स है, बट आप किस कॉन्टेक्स्ट में इसको बताना चाह रहे हो। तो आपका जो पूरा सेंटेंस रहेगा ना, पूरे सेंटेंस में अगर आप प्रिसीजन का वर्ड अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो कौन से कंटेक्स्ट में उसको यूज़ किया जा रहा है उस वर्ड का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी मीनिंग आपको लेने हैं। जैसे इंग्लिश में भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसके एक से ज़्यादा मायने हैं। अभी देखो इसमें क्या क्या है चीज़ें जो आपको याद रखनी है। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, स्टैंडर्ड्स, कैलिब्रेशन, ट्रेसेबिलिटी, टॉलरेंस, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, एरर, अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो ये अलग अलग जो है इसके टर्मिनोलॉजीज़ है। इसको वोकैबुलरी भी बोल सकते हैं हम लोग, या इसको टर्मिनोलॉजीज़ भी बोल सकते हैं हम लोग। ये मेट्रोलॉजी की टर्मिनोलॉजीज़ है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, स्टैंडर्ड्स, कैलिब्रेशन, ट्रेसेबिलिटी, टॉलरेंस, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, एरर और अनसर्टेनिटी। अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट, व्हाट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट? यूनिट डिफाइंस द मेजरमेंट। एग्जाम्पल, ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, ठीक है। व्हाट इज द मास ऑफ अ ग्राम, हाउ डू वी नो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, इसमें आपको पता ही है। अभी मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि कोई लिक्विड को मेजर करना है, तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे? मिलीलीटर। आपको पता है कि लिक्विड को मेजर करने के लिए हम लोग लीटर की यूनिट यूज़ करते हैं, और उसका सबसे छोटा यूनिट क्या है जो आमतौर पे यूज़ होता है? मिलीलीटर है। अगर मैं आपको बोलता हूँ डिस्टेंस मेजर करना है, तो आप क्या बोलोगे? मिलीमीटर, है ना। आपको ये सारी यूनिट्स ऑलरेडी पता है, आपने लोअर स्टैंडर्ड्स के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़कर आए हैं, स्कूल्स के अंदर आपने ये सारी चीज़ें पढ़कर आए हैं कि यूनिट्स किसको बोलते हैं, है ना, छोटे छोटे। देन उसके बाद definition of units are made by international agreement or SI system. Example, kilogram prototype in France.
K10 एंड K20 एट NIST। तो हमारे पास इंडिया में भी जो है वेट को मेजर करने के लिए किलोग्राम्स का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। Measurements are always made in accordance with the external authority. Earlier authorities was arm length। अभी पहले जो हमने एग्जांपल देखा था इजिप्टियन आर्किटेक्चर का, जो पिरामिड्स का हम लोगों ने एग्जांपल देखा था, तो उस टाइम पे जो था मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स, मीटर्स, ये सारे यूनिट्स वहाँ पे नहीं थे। तो वहाँ पे जो यूनिट वो लोग इस्तेमाल करते थे वो क्या था, फॉरोज आर्म लेंथ। मतलब आर्म किसको बोलते हैं, आपका जो हाथ होता है ना उसको आप आर्म बोलेंगे, पूरा आपके जॉइंट तक, आपके शोल्डर्स तक, वो पूरे आर्म का जो है लेंथ को एक यूनिट माना जाता था पहले। बट नाउअडेज वी आर फॉलोइंग द SI सिस्टम। Then a standard is an external authority. Also, a standard is a physical abdominant of a unit. तो यहाँ पे देखो आपको एक आपकी स्केल दिखाई गई है जो आप डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हो कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए, नॉर्मल है ये। Now, what is standard? Physical object, the properties of which are known with sufficient accuracy to be used to evaluate other items. स्टैंडर्ड क्या है यहाँ पे, अभी एक हमारे पास एक ऐसी चीज़ है, ऐसा फिजिकल ऑब्जेक्ट है जिसको एज अ रेफरेंस हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरी चीज़ों को मेजर करने के लिए। ठीक है, किसको बोलेंगे हम स्टैंडर्ड? ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है ना। तो अभी स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे पास पता चल गई हमको, तो जो रीडिंग्स आनी चाहिए या जो मेजरमेंट होना चाहिए उसके जो रीडिंग्स है वो स्टैंडर्ड के आसपास आनी चाहिए। जितना ज़्यादा क्लोज रहेगा स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ, मतलब उतना ज़्यादा एक्यूरेट है वो, एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा है। और जितना दूर रहेगा वो स्टैंडर्ड वैल्यू से, जितना दूर रहेगा, जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा उसमें, मतलब उतना ज़्यादा एरर है उसके अंदर। ऐसे हम लोग बता सकते हैं स्टैंडर्ड को। स्टैंडर्ड्स आर अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली ये चीज़ मैंने आप लोगों को जो है जब हम लोग कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज़ के बारे में देख रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि जितने नंबर ऑफ पर्सन्स के हिसाब से वो लेबोरेटरी डिज़ाइन की गई है, बस उतने ही लोग उसके अंदर जाने चाहिए एट अ टाइम, उतने ही लोग उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। वाई? बिकॉज ह्यूमन बॉडी इमिट्स द हीट। ह्यूमन बॉडी से क्या होता है, हीट इमिट होती है, हीट निकलती है बाहर, और वो हीट क्या कर सकती है, आपका जो लेबोरेटरी है उसका जो एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर रेज कर सकती है बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक का वहाँ पे वेरिएशन आ सकता है। और अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का वेरिएशन अगर आ जाएगा तो वहाँ पे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं ऑब्वियसली उसका भी टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज हो जाएगा, उसका भी इफेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा, और जिसकी वजह से उसका जो परफॉर्मेंस है, रिजल्ट देने का जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस रिड्यूस हो सकता है। सो दैट इज़ वाई स्टैंडर्ड्स आर अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में छोटी से छोटी चीज़ का हमको ध्यान रखना ज़रूरी है। यूनिट्स आर अनअफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट बट स्टैंडर्ड्स आर। एग्जाम्पल, फारोज आर्म लेंथ माइट चेंज, है ना, आगे पीछे हो सकता है। फारोज क्या था, एक सिंगल इंसान नहीं है, एक इंसान की बात नहीं हो रही यहाँ पे। फारोज मतलब एक चेन थी उसमें, फारो 1, फारो 2, फारो 3, ऐसे 2-3 लोग आए थे यहाँ पे, है ना। इसको फिरौन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें 1, 2, 3, 4 अलग अलग जो है किंग्स उसमें गुजरे हैं। तो हर एक का ज़रूरी नहीं है हर एक का आर्म का जो लेंथ है वो सेम ही रहे। पर्सन चेंज हो जाएगा तो आर्म का लेंथ भी चेंज हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये चेंज होता रहता था। हर किंग के ज़माने में जो है आर्म का जो लेंथ था वो अलग अलग था। देन दूसरा एग्जांपल दिया है यहाँ पे, रूलर इज़ अ फिजिकल एब्डोमिनेंट ऑफ सेंटीमीटर्स कैन चेंज विद द टेम्परेचर। तो अगर आप जो है मेटल की बनी हुई स्केल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो और टेम्परेचर में वेरिएशंस आ रहे हैं तो वो जो स्केल है आपकी, वो जो रूलर है, मेटल वाला रूलर है, वो ऑब्वियसली चेंज होगा। आप वो इतना आसानी से उसको पकड़ नहीं सकते, बट अगर आप उसको केयरफुली मॉनिटर करोगे, एकदम जो है प्रिसाइजली अगर उसको देखोगे, तो विद द चेंज ऑफ द टेम्परेचर द लेंथ ऑफ द मेटालिक स्केल विल गेट चेंज। कि मेटल के बने हुए जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, उन सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर वेरिएशंस आ सकते हैं अगर एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं। अभी एनवायरनमेंट में चेंजेस से मतलब क्या है, एनवायरनमेंट में चेंजेस से मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती है। फर्स्ट एग्जांपल अगर हम टेम्परेचर का देखते हैं, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक्सपांशन होगा,
जैसा हमने कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन देखा था वहाँ पे, है ना, डेफिनेशंस में देखा था हम लोगों ने। तो एक्सपांशन होगा उसके अंदर, सॉलिड से निकल के वो लिक्विड की तरफ जाने की कोशिश करेगा और जिसकी वजह से उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर जाने लगेंगे, उसको हम लोग एक्सपांशन के नाम से जानते हैं, एक्सपांशन हो सकता है। देन अगर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर, जो आपकी लैब है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट अगर बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आपका जो मेटल के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस सरफेस के ऊपर वो मॉइस्चर के ड्रॉपलेट जमा होना चालू हो जाएंगे और उसकी वजह से वहाँ पे क्या हो सकता है, उसका डिस्ट्रक्शन हो सकता है, कोरोजन हो सकता है। तो कोरोजन की वजह से भी आपका जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट करते हैं, इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स है वह एक्यूरेसी के ऊपर अफेक्ट करते हैं, इसलिए उनको मॉनिटर करना या उनको कंट्रोल करना ज़रूरी है। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि एडिक्वेट लाइटनिंग भी होनी चाहिए, आपकी जो लैब है वहाँ पे एडिक्वेट लाइटनिंग भी सप्लाई करनी चाहिए, ताकि जो भी रीडिंग्स आ रही है उसको जो वर्कर है या जो ऑपरेटर है उसको आसानी से वो देख सके। ठीक है, ये भी इन्वायरमेंट के अंदर ही आता है। देन उसके बाद ऑक्सीजन का सप्लाई, एयर जो है एडिक्वेट अमाउंट में एयर जैसी होनी चाहिए, ऑक्सीजन लेवल के साथ जो है वो सप्लाई होती रहनी चाहिए, वो भी फैक्टर यहाँ पे ध्यान रखने वाला है। इन केमिकल एंड बायोलॉजिकल एसेस, substances for solution used to establish the response of an instrument or assay method to an analyte। तो यहाँ पे देखो केमिकल और बायोलॉजिकल एसेस के अंदर वहाँ पे पर्टिकुलर इन एप्लीकेशंस में जो है हमको इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नाउ व्हाट इज़ कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन के बारे में अभी हम लोगों ने देख ही लिया है। ब्रिंगिंग अ मेजरिंग सिस्टम इनटू अकॉर्डिंग्स विद द एक्सटर्नल अथॉरिटी यूजिंग स्टैंडर्ड्स। एक्सटर्नल अथॉरिटी कौन है, ये लेबोरेटरी वाले, कैलिब्रेशन लेबोरेटरी वाले लोगों के ऑब्जर्वेशन में लेकर आना। ब्रिंगिंग अ मेजरिंग सिस्टम इनटू द अकॉर्डेंस विद द एक्सटर्नल अथॉरिटी। जो एक्सटर्नल अथॉरिटी क्या है हमारी भी, कैलिब्रेशन लेबोरेटरी वाले लोग हैं, उन लेबोरेटरी वालों तक हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को पहुंचाना, ताकि वो उसके ऊपर एनालिसिस कर सके, उसको एग्जामाइन कर सके, उसको मॉनिटर कर सके और चेक कर सके विद द बाय कंपेयरिंग द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विद द स्टैंडर्ड्स के साथ उसको कंपेयर करके उसका एनालिसिस कर सकें। फॉर एग्जांपल कैलिब्रेटिंग अ बैलेंस, यूज स्टैंडर्ड दैट हैव नोन मासेस, रिलेट रिस्पॉन्स ऑफ बैलेंसेस टू यूनिट्स ऑफ kg, डू दिस इन लैब। ये कैलिब्रेशन लेबोरेटरी के अंदर होगा। एक मास चेक करने का या फिर वेट चेक करने का यहाँ पे जो एक एग्जांपल दिया गया है। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका हमने डायमेंशन ऑलरेडी मेंशन किया था, 100 सेंटीमीटर लेंथ एंड 5 सेंटीमीटर डायमीटर। तो वो 10 के 10 रॉड जो बन के हमको मिले हैं वो सब इसी डायमेंशन के रहेंगे, सेम डायमेंशंस के रहेंगे। यही थोड़ा मोड़ा जो चेंज होता है ना उसको ही टॉलरेंस बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं उसको? टॉलरेंस। बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट विद द एग्जैक्ट डायमेंशंस। प्रैक्टिकली जो है ना, इट इज़ इम्पॉसिबल। क्या बोल रहा हूँ मैं? इम्पॉसिबल बोल रहा हूँ मैं, इम्पॉसिबल। इट इज़ इम्पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट विद द एग्जैक्ट डायमेंशंस। बिल्कुल सेम डायमेंशंस के साथ उसको मैन्युफैक्चर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मेरी आवाज़ सब लोगों को क्लियर सुनाई दे रही है? यस सर। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, अभी इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक टॉलरेंस जोन या फिर टॉलरेंस लिमिट को डिफाइन करते हैं। अब टॉलरेंस जोन या टॉलरेंस लिमिट क्या है? टॉलरेंस जोन या टॉलरेंस लिमिट, इसका जो सिंबल होता है इसको प्लस माइनस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा आप लोग जो है ड्राइंग का जो सब्जेक्ट है ना आपका, जो स्केच बुक में आप लोग ड्रॉ कर रहे रहेंगे या फिर जो है शीट के ऊपर जो ड्रॉ कर रहे रहेंगे, तो उसके अंदर अगर आप लोगों ने देखा होगा डायमेंशंस जो लिखे हुए होते हैं वो प्लस माइनस में लिखे हुए होते हैं, बराबर है ना? 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस जो भी देना होता है वो। अब वो प्लस माइनस क्या है? वो प्लस माइनस है आपका टॉलरेंस जोन। मान लीजिए हम लोगों ने ऑर्डर कितने का दिया था, 100 सेंटीमीटर का लेंथ और 5 सेंटीमीटर का डायमीटर, और उसके आगे लगा दिया था हमने प्लस माइनस 100 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर और 5 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि लेंथ जो है उसके 100 सेंटीमीटर, वो अगर 99 भी होगी तो एक्सेप्टेबल रहेगा, 100 होगा तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर 101 भी जाता है तो देन ऑल्सो इट इज़ एक्सेप्टेबल। मतलब 100 से एक कम भी हो जाता है, 99 भी हो जाता है तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। 100 से एक बढ़ जाता है, 101 भी अगर हो जाता है तो भी वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टॉलरेंस जोन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग? टॉलरेंस जोन। सेम उसी तरीके से डायमीटर का भी, अभी डायमीटर कितना बोला था हम लोगों ने?
5 सेंटीमीटर का। अब 5 सेंटीमीटर में अगर उसका जो डायमीटर है वो प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर हमने टॉलरेंस उसको दिया था, तो वो 4.5 सेंटीमीटर भी रहेगा तो एक्सेप्टेबल रहेगा, 5 सेंटीमीटर रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर 5.5 सेंटीमीटर भी जाता है तो देन ऑल्सो वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट दैट। ये आपका क्या है, टॉलरेंस जोन है। क्यों देना पड़ता है ये? बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट विद द मेंशन और गिवन डायमेंशंस। आ रही बात समझ में? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर उसमें आ जाता है। टॉलरेंस किसको बोलते हैं? एक परमिएसेबल लिमिट। What is tolerance? Tolerance is a permissible limit because it is impossible to manufacture a product with the exact same dimensions. ठीक है, एक ही डायमेंशन के हिसाब से सारे ही पार्ट्स को या सारे ही प्रोडक्ट्स को बनाना इम्पॉसिबल है प्रैक्टिकली। तो उसके लिए क्या करते हैं, वहाँ पे एक जोन, परमिएसेबल लिमिट्स दिए जाते हैं। उस परमिएसेबल लिमिट्स को हम लोग टॉलरेंस बोलते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमको क्या करना है, एक रॉड मैन्युफैक्चर करवा के लेनी है जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर और डायमीटर है 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, उसको ये डायमेंशन तो देंगे ही देंगे, उसी के साथ साथ एक और उसको परमिसेबल लिमिट्स डिफाइन करके देंगे कि उसको क्या लिमिट रहेगी। 10 सेंटीमीटर का लेंथ प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर, तो वो 9 सेंटीमीटर भी अगर हो जाता है तो वो भी हम एक्सेप्ट करेंगे, 11 सेंटीमीटर होता है तो भी एक्सेप्ट करेंगे। उसी के साथ साथ डायमीटर हमने दिया था 5 सेंटीमीटर, उसको क्या करेंगे 0.5 सेंटीमीटर वहाँ पे एक परमिसिबल लिमिट डिफाइन कर देंगे, प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर, यानी कि 4.5 सेंटीमीटर भी अगर डायमीटर हो जाता है तो भी एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग, और 5.5 भी अगर हो जाता है तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर 5 सेंटीमीटर अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, हमारे जो रिक्वायरमेंट डायमेंशन के ऊपर ही आ गया हो तो खरा उतर गया। तो ये क्यों देना पड़ता है टॉलरेंस लिमिट? बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट विद द एग्जैक्ट सेम डायमेंशंस, प्रोवाइडेड जो डायमेंशंस होते हैं, जो ये गिवन डायमेंशंस होते हैं, उन डायमेंशन के हिसाब से किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। थ्योरेटिकली तो हम बोल सकते हैं उसको, हाँ भाई 10 सेंटीमीटर की लेंथ वाले जो है 100 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर दो, बट अगर हम उसको गिनने जाएंगे तो एग्जैक्ट 100 सेंटीमीटर वाले जो है ना बहुत कम मिलेंगे आपको, या नहीं मिलेंगे, ऐसा भी हो सकता है। ओके, so that is why tolerance zone or tolerance limits is provided. अब ये जो है टॉलरेंस लिमिट हर डायमेंशन में हम लोग दे सकते हैं, डायमीटर में दे सकते हैं, लेंथ में दे सकते हैं। और यहाँ पे अभी क्या है देखो, क्या बताया गया है, अमाउंट ऑफ एरर दैट इज़ अलाउड इन द कैलिब्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम, नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाई द टॉलरेंसेस। अब यहाँ पे जो है नेशनल और इंटरनेशनल जो है जो सिस्टम्स हैं वो भी टॉलरेंस लिमिट को डिफाइन करके देते हैं कि इसमें कितना टॉलरेंस रहना चाहिए, मैक्सिमम कितना रहना चाहिए, मिनिमम कितना रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे उसका एक टॉलरेंस का, स्टैंडर्ड फॉर बैलेंस कैलिब्रेशन कैन हैव अ स्लाइड वेरिएशन फ्रॉम ट्रू वैल्यू। अभी ट्रू वैल्यू क्या थी हमारी, जो रॉड की लेंथ है वो कितनी थी हमारी 10 सेंटीमीटर, ये हमारी क्या होगी, ट्रू वैल्यू होगी। द हाइएस्ट क्वालिटी 100G, यहाँ पे अब इसको 10 सेंटीमीटर को समझते हैं हम लोग, हैव द टॉलरेंस ऑफ प्लस माइनस 2.5 mg। अब यहाँ पे जैसा 2.5 mg का दिया है ना, हम लोगों ने क्या किया था वैसा प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर, ये एग्जाम्पल हमने दिया था। तो मिनिमम और मैक्सिमम ये दोनों चीज़ें हमको मिल गई थी वहाँ पे। तो इसके बीच में अगर कोई भी प्रोडक्ट आता है, ये डायमेंशन के बीच में अगर कोई भी प्रोडक्ट आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओके ये हमारे परमिसिबल लिमिट्स के अंदर है, या हमारे डायमेंशन से मेल खाता है या मिलता जुलता है, इसको हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर इससे नीचे रहेगा, इससे कम रहेगा, 99.99975 से अगर कम रहेगा तो वी विल रिजेक्ट दैट, और अगर 100.00025 से ज़्यादा रहेगा देन ऑल्सो वी विल रिजेक्ट दैट। अगर इससे कम है, मिनिमम लिमिट से अगर कम हो जाता है तो भी हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, मैक्सिमम लिमिट से अगर ज़्यादा हो जाता है तो भी हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। एक्सेप्ट कहाँ करेंगे, मिनिमम लिमिट से स्टार्ट करके मैक्सिमम लिमिट के बीच में, अगर इस रेंज में अगर वो रहता है तो वी विल एक्सेप्ट दैट। ओके, यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। Okay, so we will conclude over here.